मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। और खैर ये आप चैप्टर 10 जरूर लिखा हुआ है, देखिए ये मान लो ये चैप्टर 11 और चैप्टर 10 दोनों का इंट्रो पार्ट है। जिसको चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो पार्ट नहीं आया उसे 3D बिल्कुल समझ नहीं आने का। जल्दी से 1 सेकंड के अंदर ये चीज़ ये ख़त्म करूँ कि सर वेक्टर अलजेब्रा क्यों पढ़ाया जा रहा है। 11th में फिजिक्स में जो आपने पढ़ा था ना, वो आकाश फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ लिया था बच्चों ने, यहाँ पे कम ही पढ़ेंगे, यहाँ पे बेसिक है। और फिजिक्स में जो पढ़ा था वो बहुत डीप में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ही बस, हाँ पढ़ा होगा ही सर हाँ याद तो आ रहा है, वेक्टर अलजेब्रा नाम की चीज़ तो थी, ऐसे डंडे से क्रॉस से, इतना याद है हम लोग ना। फिर सर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये केवल उन बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है जो कॉमर्स या आर्ट के साथ एडिशनल में मैथ्स लेते, उनके लिए। पहले तो ये जान लो बस ये, क्योंकि जिनके पास PCM है उन्होंने तो ले लिया पहले से भैया फिजिक्स में, लेकिन जो कॉमर्स वाला बंदा है जिसने एडिशनल में मैथ्स लिया है, जो आर्ट वाला बच्चा है जिसने एडिशनल में मैथ्स लिया है, उसको तो नहीं पता ना वेक्टर क्या है, तो उसको बताना पड़ेगा। ऐसे ही चैप्टर 15 क्लास 11 में स्टेट था ना, स्टैटिस्टिक्स, वो किसके लिए था, मैथ्स वाले बच्चों के लिए था। जबकि कॉमर्स वाले बच्चे तो डीप में पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे नहीं पढ़ते ना, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है। तो जब ये बना सारा तो उन्होंने कहा यार कि एडिशनल में जो बच्चे लेंगे उनके लिए, मैं आपको बताऊँ उसी के लिए ही है। मैथ्स वाले बच्चों को जो भी NCERT में है सब कुछ आप पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए अब इस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में हमेशा बच्चों को बताता हूँ, वेक्टर प्लस अलजेब्रा। अलजेब्रा और वेक्टर के बाद, वेक्टर क्या होता है एक्चुअली में सबको बताया यार, ये कोई नई चीज़ नहीं कि जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। वेक्टर का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड। और वेक्टर को हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, जिसको बोलते थे रे, अगर याद आ रहा हो, जिसका एक और नाम क्या होता है, रे। बस यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर करके ऐड, उसका नाम एक वेक्टर कर दिया, ठीक है सर। तो डायरेक्टेड लाइन एक ऐसी जिसका एक लाइन जिसका एक डायरेक्शन है, क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे एक ऐसी लाइन जिसको हम डायरेक्टेड करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। फिर अलजेब्रा क्या होता है सर ये, अच्छा अलजेब्रा आपने जो भी पढ़े होंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या होता था उनमें कि जो वेरिएबल्स होते थे और कांस्टेंट होते थे उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, केवल 4 ऑपरेशन हमको सिखाए गए थे जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। तो यहाँ हम सीखेंगे कि जो वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन है, उनको कैसे प्लस करेंगे, कैसे उनको माइनस करेंगे, कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे उनको डिवाइड करेंगे। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैट्रिक्स अलजेब्रा में सब कुछ था ये तीनों, लेकिन डिवाइड पॉसिबल नहीं था, ऐसे ही वेक्टर में भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ वेक्टर में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप वेक्टर में प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाओगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कतई समझ नहीं आने का तुम्हें, क्योंकि आपको पहले ये 3 पढ़ने पड़ेंगे, तब उसके बाद आपको, और ये जरूर बताऊंगा नॉलेज के लिए, नंबर के लिए तो लेना ही देना नहीं, दूर दूर तक नहीं, कि वेक्टर में डिवाइड क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक डायरेक्टेड लाइन, या जिसको हम रेबो, तो चैप्टर का नाम समझ गए, वेक्टर अलजेब्रा का मीनिंग ये होता है वेक्टर्स जो होंगे डायरेक्टेड लाइन, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अब आ जाइए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो वेक्टर कहने को बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत कुछ सारा इसमें, पर धीरे धीरे हम लोग कब विकराल रूप धारण कर लेंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा, समझते चलना, इसलिए स्टार्टिंग से। जैसे मैट्रिक्स बहुत सिंपल था लेकिन काफ़ी वास्ट था, ऐसे ये भी काफ़ी वास्ट है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, क्या होता है ये इसका इनिशियल पॉइंट, या तो इसका नाम मैंने दिया A और मैंने दे दिया B, तो ये जो A पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोल देते हैं या टर्मिनल पॉइंट, इसको टेल बोल देते हैं, मतलब पूंछ, कुछ भी बोलते हैं हम, खैर इस पर नहीं आएंगे ज़्यादा,
कुछ ही बोल दो। इनिशियल, आप मैथमेटिकली समझो, इनिशियल पॉइंट, हाँ TAIL, टेल में तो स्टोरी होती है, ठीक है, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को। तो ए भी एक वेक्टर है, ए इसका इनिशियल पॉइंट है और ये बी की तरफ डायरेक्टर इसका एक डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी वेक्टर। इसको इस तरीके से हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे इसी वेक्टर। क्लियर है भैया? चलिए, हो सकता है एक ऐसा वेक्टर मिले जिसका ना तो हमको इनिशियल पॉइंट पता है ना हमको फाइनल पता है, तो उसको किसी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दें। सपोज ए वेक्टर, ऐसे जब इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पता है हमको, तो इसको हम ए मतलब ए बी वेक्टर। तो अगर पता है इनिशियल और फाइनल तो ये बोल देंगे, नहीं पता है तो ये एक वेक्टर को ए वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, वो लेटर स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है सर? अच्छा, अब ये वेक्टर है भैया, तो पक्की बात है कि इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे ही मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड, तो पढ़े लिखे आदमी, बट मैं जीरो से समझ के आपको बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ हमेशा आपकी न्यूमेरिक होगी, कांस्टेंट होगी, 1 2 3 ये सब चीज़ें होंगी, माइनस नहीं हो सकती लेंथ कभी भी। ठीक है भैया? तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये कितना लंबा है ये, तो ऐसे को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगा दे। ये जो आंसर आएगा वो इस वेक्टर का क्या होगा, या फिर हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिखते, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये लिखें या फिर ये लिखें, क्योंकि अगर इसके ये नाम ए बी थे तो ए बी वेक्टर हो गया, ये तो ऐसे। अब जो इसके आगे लिखने जा रहा हूँ, ये कहने को बहुत सिंपल है, भूलना मत। अगर कहीं लिखा है ए, ये तीनों बातें एक हैं। अब समझ जाओ बस ये चीज़, क्या ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, या वेक्टर का साइन हटा दो और मॉडुलस का साइन हटा दो, वो भी उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये समझ जाओ बस। कहना को तो सिंपल चीज़, लेकिन प्रैक्टिस में लेके आओ, क्योंकि आपको ज़्यादातर भाई साहब यही मिलेगा आपको। जब ये मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कहाँ पे होता है, होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं, केवल ए लिख दिया तो समझ जाओ कि ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? और वेक्टर लिखा हुआ तो मतलब वो तो वेक्टर है, ये मत भूलना। ठीक है? अगर कोई अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10, क्या है 10 यूनिट, तो बुक में ऐसे ना देके ऐसे दिया होगा r बराबर 10 यूनिट, तो समझ जाना कि एक वेक्टर r है, उसका मैग्नीट्यूड है ये समझ जाना, जिसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है? ये बेसिक सी चीज़ है, बट धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती, जहाँ दिक्कत हो प्यार से स्टॉप कर दे, सर ये बात थोड़ी कम समझ आई, तो यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब यार किसी बुक में ये भी लिखा रहता है, अब ये बताना ये सही है या फिर गलत है, बताओ। अब इसको रीड करना सीखो। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और पक्की बात है मैग्नीट्यूड 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव का तो मतलब नहीं, तो भाई साहब ये बात एकदम ट्रू है। ये अब है वेक्टर ना, तो ये मत सोचो हमेशा वेक्टर मिलेगा, अगर नहीं है तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है सर? चलिए जी, अब देखो, अब एक आता है पोजीशन वेक्टर। बस अब स्टार्टिंग होगी, बेसिक चीज़ें और बढ़िया चीज़ें। पोजीशन वेक्टर सर क्या होता है? वैसे तो ये बहुत ही NCERT में तो अलग तरीके से समझा, हम देसी तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से कोई दिक्कत हो बताना। पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, मतलब इसको मैं 2D में भी पहले समझाऊंगा, फिर 3D में भी समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में है वेक्टर अलजेब्रा, बट पढ़ रहे हैं सारा 3D का हम लोग, 2D का कुछ नहीं है। बट आपको समझाने के लिए एक चीज़ कोशिश करता हूँ समझाने की। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने P दे दिया। अब P पॉइंट पर पहुंचने के कई सारे तरीके हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। मतलब ऐसे आगे P के पास, हम ऐसे आगे P के पास, हम इधर से भी आगे P के पास। क्लियर है? और हम ओरिजिन से भी चले गए P के पास। तो ऐसा देखो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी, मतलब इसका एक डायरेक्शन है ना। देखो जब ये साइन लग गया तो एक वेक्टर है। ठीक, जब आप किसी पॉइंट पर ओरिजिन से पहुंचते हैं, ओरिजिन से जो वेक्टर बनाते हैं, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये सब वेक्टर बेकार है हमारे लिए, ये सब वेक्टर बेकार है। केवल जो पॉइंट था P, उसके पास पहुंचने का ओरिजिन से डायरेक्शन ये है, तो ये O है, इनिशियल पॉइंट हो गया, ये P है, तो OP वेक्टर को हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर। OP इज अ, क्यों कहते हैं सर इसको पोजीशन वेक्टर, ये भी जान लो।
क्योंकि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी पोजीशन हमको पता है कि कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन से। इन किसी का भी इनिशियल पॉइंट नहीं पता था, कहीं से भी आ रहे हैं भाई साहब ये, लेकिन इसका मुझे पता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, ध्यान से सुनना, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। और तो ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर, क्लियर है। और पोजीशन वेक्टर को एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है आर वेक्टर से, ये हैबिट में लेकर आ जाओ। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ओपी वेक्टर बोलो या आर वेक्टर बोलो, तो इज अ पोजीशन वेक्टर। अब कहने को तो बस खत्म, पोजीशन वेक्टर यही है बस, कहने को तो पोजीशन वेक्टर भाई साहब बस यही है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला के जो हमारा वेक्टर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आगे धीरे धीरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका भी बताया। उन्होंने कुछ ऐसे बताया, मैं हल्का फुल्का हिंट दे रहा हूँ, बट मैं उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा। एक्स वाई जेड है, इसके कुछ ना, सॉरी 2 पॉइंट होंगे क्योंकि 2D है तो 2 होंगे। अब कह रहे हैं ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो उन्होंने बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। बट मैं ये बताऊंगा एक्चुअली में कि ये आया कहाँ से, इसीलिए मैं एक की सीक्वेंस से चल रहा हूँ। और मैंने बोला भी था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, फिर ये वेक्टर कहाँ से आया आप खुद बना दोगे, आप खुद कहोगे अच्छा सर ये ऐसे आया, खुद बनाओगे, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, क्योंकि उसके लिए पहले आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा ना, तो एक एक करके धीरे धीरे आएंगे। समझ के भाई साहब पोजीशन वेक्टर क्या था। अगर बात करते हैं 3D की, तो 3D में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा एक चीज़ और, 3D है भैया, और अभी हमारा बजट इतना नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ें, तो ये फील लाना पड़ेगा आपको भैया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही थे। एक्स एक्सिस कायदे में जो है वो यहाँ पर नहीं है, एक्स एक्सिस कायदे में कैसी होगी, देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये क्या होगी एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस को हम कैसे बनाएं, समझो ना, या तो हम ऐसे ड्रिल करके परमानेंट फंसा दें, लेकिन फिर वो आगे दिक्कत है ना। तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये 3D हो गया हमारा, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ा फील लाएंगे, ठीक है। तो ये है इस तरीके, तो आप ये एक्सिस समझना, ये बाहर की ओर आ रही है, कहाँ पे आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो ऐसे ही हमने कोई एक पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई और जेड, इसको आपने मिला दिया किससे, ओरिजिन से, तो ये जो वेक्टर हो गया आर वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। हाँ दिक्कत तो स्टॉप करना, वेक्टर बनाना हम अभी सीख जाएंगे, आधे घंटे के अंदर खुद सीख जाओ प्रूफ के साथ। तो देख लो कोई दिक्कत हो रही तो बताओ। साइलेंस। अब आने लगी चीज़ें बढ़िया, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। ये जब तक तुम जिंदा रहोगे 12th क्लास में, पता इनका दबा के यूज़ होगा तुम्हारे, और इसको फील करो एक्चुअली में है क्या। पहले मैं आता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, देखना डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या। जैसे नाम सुनते हैं ना इनका, जैसे मुझे याद है बहुत अच्छे से 11th क्लास में मैं सुनता था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनके नाम से ही डर सा लगता था, क्या है, बहुत टफ सी चीज़ लगती है। लेकिन ऐसे ही पढ़ने बैठे तो सब चीज़ सिंपल लगी। अब ये देखना, आपको लग रहा होगा जाना क्या होगा, देखना कि सर डायरेक्शन कोसाइंस ही क्यों, सर डायरेक्ट टेंजेंट क्यों नहीं, सर डायरेक्ट साइन क्यों नहीं, डायरेक्ट कोसिकेंट क्यों। तो सबका जवाब मिलेगा 5 मिनट के अंदर, तो जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो देखो भैया, ये एक्स एक्सिस लेना क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फॉलो करती है, ये वाई लेना और एक ये जेड लेना। हमने एक लिया पोजीशन वेक्टर ओपी, ठीक है, इसका नाम ये ओ है और ये हमारा एक वेक्टर है पी। अच्छा, इस पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। अब ये तो समझ लो 3D फिगर है, तो एक्स वाई जेड कैसे होंगे, समझो समझो समझो। अब मैं आपको ओपी वेक्टर बना के दिखाता हूँ, थोड़ा फील करेंगे। ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये रहा देखो ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर का हेड ये है। अब कायदे में देखा जाए ये पी पॉइंट, तो पी पॉइंट स्पेस में होगा, और सही बात है 3D मतलब स्पेस में। तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई और यहाँ से जेड, एक्स वाई जेड। क्लियर है सर, तो एक्स वाई जेड के होंगे, ठीक है। और इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0,0। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर ओपी वेक्टर क्या होगा,
ओपी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, मतलब ओपी वेक्टर का डिस्टेंस क्या होगा। तो क्लास 11 चैप्टर 12 वहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z², क्योंकि वो तो 0 है। तो इसको बोलेंगे ओपी वेक्टर का मॉडुलस, या इसको बोलो आर वेक्टर का मॉडुलस, या फिर इसको बोल दो आर वेक्टर। एक ही तो बात है, आर ओनली। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना पहले तो। चलिए अच्छा जी, अब आपने क्या किया, एक वेक्टर लिया जिसका नाम है ओपी वेक्टर, और ये हमारा है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि सेंटर से हमारा है। अब इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, सही बात है। तो इसने मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, और जेड के साथ एंगल बनाया अल्फा बीटा गामा। अब कायदे में देखने से आपको लग रहा होगा कि एंगल अल्फा जो है वो 90 से बड़ा है, यस और ऑब्ट्यूज है, लेकिन कायदे में तो नहीं होगा ना। समझो फिर से, क्यों नहीं, ये तो 90 के अंदर ही होंगे, ऐसे और ये ऐसे। अब ये रहा हमारे पास भैया ओपी वेक्टर, ये एक्स से तो एंगल यही तो हुआ। कायदे में देखा जाए एक्यूटी तो हुआ ना यार। फील करना जो उस पूरे चैप्टर में जिसका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये रहा ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो क्या अल्फा ही तो होगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब जल्दी से 10th क्लास में लेके जाते हैं और आपसे कहते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ था, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इस तरीके से, ये x होता था और ये y होता था। क्या ये बात समझ आ रही है ना। जैसे ही हमने x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस क्या होता था, x होता था, और y पे जो डाला ये डिस्टेंस क्या होता था, ऐसे तो यहाँ पर भी होगा। अब एक बार और इमेजिनेशन कर लो, बस तुम्हारा प्रूफ खत्म कर देंगे सीधे 2 मिनट के अंदर। क्या ये पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है। मैंने क्या किया, P पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर डाला, वो डिस्टेंस क्या होगा x, y पर डाला वो डिस्टेंस क्या होगा y, z पर डाला वो डिस्टेंस क्या होगा z। अब लेके कोई भी भाई साहब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर कैसे डाल के दिखा सकता है, क्योंकि कायदे में देखा जाए ये तो ऐसी होगी, एक्स एक्सिस देखा जाए कायदे में ऐसी होगी। तो इमेजिनेशन का खेल। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90। अब तुमको क्या सर काट रहे हो हमारा। तो अब समझो इस चीज़ को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये रहा हमारा, हमने ये देखो 90 डाल दिया ऐसे। क्लियर है भैया। इसको मैं अलग बना के दिखाऊंगा। ये मैंने कितना डाल दिया, 90। जैसे ही मैंने 90 डाला, इसका नाम मैंने दिया A। क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला O से लेके A तक ही x होगा, क्योंकि देखो ना, समझो मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला था, तो ये डिस्टेंस कितना था, x था। ऐसे यहाँ पे कितना होगा, x होगा। कायदे में अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, OPA राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 किस पे बना होगा, A पर बना होगा। तो आंख बंद करके इसका नाम A दे दो 90 पर। क्लियर है। समझो यहाँ से जो आया एंगल कितना रहा होगा, 90। इसको देखो मैं ऐसे और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा एक्स एक्सिस। मान लो ये रहा एक्स एक्सिस, समझो बात को, समझो ये रहा एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब गरीबी पे हंस लो बेटा, कोई बात नहीं। ये है, अब यहाँ से देखो ये आया परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ रहा है ना, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो बस अब इस चीज़ को देखो, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 90। अच्छा, अल्फा एंगल किस किस के बीच में है, AOP। AOP मैं इसको O देता हूँ, इसको P दे देता हूँ, या इसको दे दो O, किसी को भी दे दो। तो ये एंगल कितना हो गया जी, अल्फा। अच्छा, OP वेक्टर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। क्या हम इसको R वेक्टर बोल सकते हैं? तो क्या मैं OP वेक्टर को R वेक्टर बोल सकता हूँ? और ये x डिस्टेंस कितना है, OA, x डिस्टेंस कितना है, क्या चमका। ये जो इमेजिनेशन था उसको मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया 2D फिगर में। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब एक बात सुनो, इसमें देख लो, या क्या तुम्हारे पास AP वेक्टर की कोई भी इंफॉर्मेशन है, नहीं है। ये 90 हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, और ये क्या, बेस। आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। बेस और हाइपोटेन्यूज कोसाइन में ही होते हैं, केवल जाके चेक कर लो।
पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो ये कॉस के साथ क्या होता है, इसलिए क्या ही फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। पहले तो इसका जवाब जानो कि सर डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों, डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं। यस, क्योंकि भैया हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज है। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर हम सीकेंड भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, उल्टा कर दो उसका बस। क्लियर है? क्या एक चीज़ क्लियर हुई कि सर डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों। चलो एक चीज़ क्लियर आ गई, ठीक है, ये हमारे पास फिगर हो गया। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कॉस एल्फा क्या आएगा। तो कॉस एल्फा बराबर होता है बी अपॉन एक्स, मतलब एक्स अपॉन। अच्छा एक बात सुनो, ये ओपी यहाँ पे जो x है या ये सब डिस्टेंस ही तो होते हैं, क्या डिस्टेंस के लिए हम ये नहीं लगाएंगे, ये डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो क्या फिर मैं इसको x अपॉन आर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो कॉस एल्फा कितना आ गया, क्लियर है। सिमिलरली कॉस बीटा निकाल लो, वो क्या आएगा y अपॉन मॉडुलस आर, मतलब y अपॉन आर। ऐसे ही कॉस गामा निकाल लो तो क्या आएगा z अपॉन, मैंने सबसे हार्ड वाला आपको निकाल के दिखा दिया, वरना ये तो सिंपल सा बनना, यहाँ तो आप सिंपल से 90 बना के देख सकते हो। मैंने हार्ड वाला समझा दिया, क्योंकि अगर मैं इससे समझाता तो फिर तुम इसको समझ नहीं पाते, इसीलिए हार्ड वाला समझा दिया। क्या ये बातें आ गई। कॉस एल्फा को और कॉस बीटा को, कॉस गामा को एनसीईआरटी एल से रिप्रेजेंट करती है, इसको एम से रिप्रेजेंट करती है, इसको एन से रिप्रेजेंट करती है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें कब बढ़ जाएंगी पता नहीं लगेगा आपको, इसे आप समझते चलो कि हाँ सर ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ आई, स्टॉप कर दो मुझे। तो क्या फिर मैं ये बोल सकता हूँ L इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर और M इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर और N इज इक्वल्स टू जेड अपॉन। तो L M N जो होते हैं हमारे, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। मतलब एक ये होते हैं सर, एक ऐसा वेक्टर जिसने एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बनाया उसके कोसाइन को हम निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये बताना चाह रहा है कि एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से कितना दूर है, बस सिंपल सा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, पक्की बात है। तो अब देखना, अब मैथ में एक चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, कैसे चीज़ें बदल जाती है उसको देखो। क्या मैं यहाँ से x बराबर एल आर लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। क्या मैं यहाँ से y को एम आर लिख सकता हूँ, क्या फिर मैं यहाँ से z को एन आर लिख सकता हूँ, बोलो ना। तो फिर भाई साहब मैं p के कोऑर्डिनेट को भी x y z हटा के मैं इसको एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर लिख सकता हूँ। देखो एक से दूसरी चीज़ कैसे रिलेट हो रही हैं, समझ ना बात को। बोर्ड में तुम्हारे एक्स वाई जेड नहीं आएगा, बोर्ड में ये आ जाएगा, तुम कहोगे यार ये क्या चीज़ है। तो अगर ये पढ़ा होगा, प्रूफ आपने अगर पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने केवल याद कर लिया है कि एल बराबर ये है, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे क्वेश्चन हार्ड है। हमने प्रूफ किया तो हमको सब फील आ रहा है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। क्या जमगा, डायरेक्शन कोसाइन हमारा ख़त्म। तो डायरेक्शन कोसाइन का फाइनली मैं 1 मिनट के अंदर जल्दी बताऊँ कि इस कोई एक पोजीशन वेक्टर जिसने एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया उसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इनको एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनके आंसर हो गए। फिर लोगों ने जब स्टडी करी तो उसके बाद पता लगा कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम कितना आता है, 1 आता है। अभी प्रूफ कर लो, खड़े खड़े प्रूफ कर लो। देखो एल की वैल्यू ये होती है, तो एल का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन। एक बात ना सुनो, आर की वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो नीचे भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या चमका, आर की वैल्यू क्या है, यही तो है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, अंडर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, वो शहीद हो गया, कितना हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, ये सब बन होता है। बताओ कोई दिक्कत हो रही है अभी तक, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। चलो जी, फिर सर डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसको एनसीईआरटी का समझना, तुम डायरेक्शन रेशियो किसी भी बुक का समझना, ज़्यादा तो नहीं, बड़ी बात कहूँगा, आपको समझ नहीं आएगा उससे। एक जो मतलब जैसे आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ पे रेशियो को समझाया है कि बच्चे लोगों से तो परे है। क्या मैं पूछ सकता हूँ किसी से, किसी को पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, किसी भी बालक को,
थोड़ा ऐसा नहीं, आप ट्राई तो करो, क्योंकि आप लोग अपने अपने स्कूल्स में पढ़ चुके हो। आकाश सुना तो होगा, नाम तो सुना है ना, तुमने भी सुना होगा, बताओ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। डायरेक्शन रेशियो, सर ये होता है डायरेक्शन रेशियो। चलो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, मैं ये बस बताना चाहता हूँ, इसको लोग बहुत अलग तरीके से समझते, बड़ा टफ लगता है, इसीलिए एक बड़ा देसी तरीका है डायरेक्शन रेशियो को समझने का, जगह मिल जाए बस हमें। चलिए, कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, और इस पर बड़ी लोगों ने बड़े बड़े पेजेस लिख दिए हैं, बड़ा ऐसे कोई भी 3 नंबर, सुनना बात को ध्यान से, क्योंकि मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है, जैसे बच्चों को थोड़ा समझ आ जाए। ऐसे कोई भी 3 नंबर लो, कोई से भी 3 नंबर, जब मैं कोई से बोल दूँ ना तो कोई से भी ले लो, फिर कोई से भी ऐसे 3 नंबर जिनको उसी के डायरेक्शन कोसाइंस के साथ डिवाइड करने पर हमेशा आंसर 1 आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, 1 नहीं बराबर आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उन 3 नंबर को जो हमने लिए थे उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अभी भी समझ नहीं आया, अब समझेंगे। देखो ये हमारा वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर, कोई से भी वेक्टर है, इनके पास 2 चीज़ें अपनी होती हैं, एक तो इनका खुद का डायरेक्शन कोसाइन होता है अपना खुद का, और एक इनका होता है डायरेक्शन रेशियो। ये 2 चीज़ें इनकी खुद की होती हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये 2 चीज़ें वेक्टर के पास होती हैं। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस तो पता लग गया, हमको फाइंड करना है इसका डायरेक्शन रेशियो। तो कोई से भी हम ऐसे 3 नंबर लेके आएंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे बैठ के, कि जिनके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ डिवाइड करने पर आंसर बराबर आ जाए। तो अब देखो हमने बना भी लिया, देखो कैसे। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या भाई साहब, x/r है हमारे पास, पक्की बात है, y/r है और z/r। कोई से भी आप ऐसे 3 नंबर लाओ जिनको हम यहाँ से डिवाइड करें। तो मैंने आपसे बोला, मैंने ऐसे आपसे बोला, मान लो a/l, अरे देख लो यार इधर, b/l m, l m और c/n, इनका डिवाइड करने में हर बार आंसर एक कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट। तो वो a b c को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। किस वेक्टर के? इसी वेक्टर के। कोई भी वेक्टर 2 चीज़ें अपने पास रखता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन तो फाइंड कर लेते हैं मेथड से, और डायरेक्शन रेशियो हम खुद बनाते हैं उसके, कि कोई से भी ऐसे 3 नंबर जिनके उसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड करने पर आंसर हमेशा बराबर आ जाए। क्या चमका। तो अब देखना जरा भैया, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो ये LR है हमारे पास, चलिए ये MR है और ये NR है, मतलब ये X Y Z की वैल्यूज़ हैं। अब मैं धीरे से 1 लाख रुपए की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये LR और एक वैल्यू क्या है MR और एक वैल्यू क्या है। अब किससे, मान लो ये डायरेक्शन रेशियो है, किससे डिवाइड करेंगे? इनके डायरेक्शन कोसाइन से, L और M और N। आंसर कितना आ रहा है? R R R R R, आगे आ रहा है, मतलब आंसर बराबर आ रहा है। तो LR MR NR इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। क्या मैं समझा पाया? फिर से समझो, फिर से देखो, पहली बार में समझ आ गया तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। समझो ना इस चीज़ को। कोसाइन में कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना डायरेक्शन रेशियो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, लेकिन एक सिंपल सी याद रखो, कोई भी 3 नंबर अपनी तरफ से ले लो यार, ये मैंने अपनी तरफ से ही तो लिए और डिवाइड किया किससे? डायरेक्शन कोसाइन से। हर केस में देखो आंसर R R R आया, तो ये LR MR NR ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। किसके? इस वेक्टर के। खत्म कलेस। कोई से भी 3 नंबर, बस 0 छोड़ देना यार, क्योंकि 0 तो हर केस में आ जाएगा। कोई भी 3 नंबर बराबर ले सकते हैं, 1 1 1 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, तभी तो मैंने सिंपल बनाने की कोशिश। आप कुछ भी ले लो, और अभी विश्वास नहीं होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप कुछ भी लेना, आंसर हमेशा बराबर आएगा, हमेशा। कुछ भी ले लो, रेशियो बराबर आना चाहिए बस। जैसे अब देखो, हमको ये पता है कि नीचे तो हम डिवाइड करेंगे L से और M से और N से, पक्की बात है ना। ऊपर हमने ले लिया मतलब 2L और 2M और 2N, कट गया तो आंसर कितना आया? 2 2 2 आया। तो 2L और 2M और 2N इसके क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो एक आंसर डायरेक्शन रेशियो का ये आया, एक ये आया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ये होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो आकर इसको बोलते हैं ABC को ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये।
तो ये ध्यान रखना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी ये कभी 1 के बराबर नहीं होते हैं, जान लेना ये चीज़, ये कभी 1 के बराबर नहीं होते हैं। देखो यार, हर एक टीचर कोशिश करता है अपना बेस्ट देने की, हमने भी कोशिश करी, लेकिन हर बार हम सफल नहीं होंगे ना। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो कोई चीज़, तो पूछ लो अपनी तरफ कि सर थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यार वेक्टर को ऐसे नहीं जाने देंगे। बताओ, डायरेक्शन रेशियो का चक्कर समझ गए? आज ही जाके नोट्स बना लोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, समझ आ जाएगा। नोट्स बनाओगे 2-3 दिन बाद तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी, यार सर ने क्या बताया था, ये LR MR NR क्या है ये सब। तो ठीक है, कोई से भी ऐसे 3 नंबर जिनका डिवाइड कर दो डायरेक्शन कोसाइन से, आंसर बराबर आए, तो उन 3 नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और कोई भी वेक्टर 2 चीज़ अपने पास रखता है, खुद की 2 चीज़ें, एक उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। अच्छा, ये किताब लिख रहे हैं अपनी कि जो भी हमने 12th में पढ़ा है उसके रियल लाइफ यूज़ क्या है। क्वेश्चन तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम्हें बेसिक पहले देख लो। इनका क्वेश्चन ये है, आपने सुन लिया होगा इनकी, सर ये हम निकाल क्यों रहे हैं, क्या हमें ऐसा मिल जाएगा, कौन सी गाड़ी की स्पीड से 300 हो जाएगी। सुनो, अच्छा चलो तुम बताते हैं, ये जो इनकी चीज़ ठीक है, इनका क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल का है, बट सुन लो जरा। स्पेस की बेटा जितनी भी बातें हो रही हैं, आपको पता है जो ये अभी सैटेलाइट वगैरह गई है, या L1 जो हमने भेजा है सूर्य के पास, ऊपर क्या कोई डायरेक्शन है, ऊपर स्पेस है, यस और नो। तो इनका एक डायरेक्शन होता है ना, कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो वो सारे पाथ यहीं से पता लगते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं इनका। और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रॉकेट्स या कोई भी सैटेलाइट्स अगर स्पेस में जाती है तो बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के वो उड़ तक नहीं सकती, क्योंकि उसमें आता है इमेजिनरी नंबर, और स्पेस में हमने केवल इमेजिन कर रखा है। तो इनके रियल लाइफ बहुत बड़े वास्ट यूज़ है यार, इनका बहुत वास्ट यूज़ है इनका। तुम्हारा क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम ये तो पहले कर लो बेटे, ठीक है। हंसी तो तुम भी अपनी रोक नहीं पा रहे वैसे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में जो बेसिक पढ़ा था, अब वेक्टर के टाइप पढ़ेंगे कि भैया वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कुछ हैं बकवास, लेकिन पढ़ाने पड़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 ही हैं केवल आपको, जिनको मैं बताऊंगा नॉलेज के लिए, नंबर के लिए, दोनों। बट नाम के लिए थोड़ा NCERT में है, अदर्स बुक्स में आपको बताना पड़ेगा कि जीरो वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और अच्छा वेक्शन हो गया, जिसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट दोनों इक्वल होते हैं, एक ही होते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा क्या है, आराम ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पे ही जाके हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये हमारा एक वेक्टर क्या हो गया, ये हमारा जीरो। क्यों इसका नाम जीरो क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। बेटा आप उठ के यहाँ पे आ जाओ इस तरफ, है गलत बात है ना, नहीं उठ के आओ बेटा, उठ के यहाँ पे, हाँ अलग बैठो, समझ नहीं रहे बेटा तुमको। एक ऐसा वेक्टर, लेकिन इसको कोई बच्चा ऐसा मत समझना कि ए पे चल के ए पे ही खत्म हो गया, क्या सर हम उसको जीरो वेक्टर बोले, मतलब एक लॉजिकल वाला कि उसने बुद्धि लगाई, क्या सर ए से चले और ए पर ही आ गए, क्या सर ये जो हमने बनाया क्या ये यूनिट वेक्टर है। तो खैर अगर बच्चों के दिमाग के क्वेश्चन है, आ सकते हैं। इसका पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये जान लो। डिस्टेंस तो इसने कवर किया, मैग्नीट्यूड तो इसका होगा, जबकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। और वैसे भी ये वेक्टर का तो है ही नहीं, वेक्टर मतलब एक डायरेक्टेड लाइन, यहाँ तो कहीं लाइन है ही नहीं, यस और नो। यहाँ पे हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कल में क्या होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन यहाँ, इस पॉइंट पर भी है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होता है। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था तो ये गलत आ रहा था, तो जान लो क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मैग्नीट्यूड तो है ना, लेकिन जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। मैग्नीट्यूड बोले तो इसका डिस्टेंस क्या, उसकी लेंथ क्या, वो जीरो होती है। अब आप कहोगे सर एक ऐसा वेक्टर बना के दिखाओ जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो ये रहा भैया, इसी में सब है, इसी में डायरेक्शन भी है, इसी में इनिशियल पॉइंट भी, इसी में फाइनल, और हम नहीं बना सकते। ठीक है सर, चलिए जी। अब आ जाए एक नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर,
एक ऐसा वेक्टर जिनके डायरेक्शन डिफरेंट हो, अपोजिट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये रहा भैया, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, कि ये 2 यूनिट इसकी लेंथ है, ठीक है। और हमने एक और वेक्टर बनाया जिसका अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी भी इसका 2 ही यूनिट है, बट डायरेक्शन क्या है इसका? अपोजिट है। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आपस में क्या बोलेंगे? ये दूसरे के क्या है? ये नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए एक चीज बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, ए बी वेक्टर ये रहा, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बी ए वेक्टर, क्योंकि भैया देखो ना, ये जा रहा है ए से बी, वो जा रहा है बी से ए, लेकिन जब बीच में साइन लगता है बराबर का, तो क्या ये बराबर है? क्योंकि बराबर का मीनिंग क्या हुआ? सुनो, इसको बोलते हैं इक्वल। इक्वल का मीनिंग क्या हुआ? मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग है। अब हो गया डायरेक्शन बराबर, अब हो गया डायरेक्शन बराबर, क्योंकि ये मान लो इस तरफ जा रहा था और ये जा रहा था इस तरफ, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया बराबर। तो ये माइनस साइन, ये ऑब्जेक्टिवली बड़ा ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो माइनस साइन नहीं लगाते, क्योंकि हमको इन्हें करना है बराबर। और दो वेक्टर बराबर कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जिनका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है आकाश? तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे यार, तभी दोनों बराबर होंगे। चलिए जी, एक आता है इक्वल वेक्टर। क्या आता है जी? इक्वल वेक्टर, जैसा नाम से ही पता लग रहा होगा आपका, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम और उनका डायरेक्शन भी सेम। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? इक्वल वेक्टर है, ठीक है जी। तो अब आप कहीं सर फॉर एग्जांपल, भैया ये रहा देखो, ये 2 यूनिट हो गया ये, और ये भी 2 यूनिट, खत्म। ऐसे दो वेक्टर क्या हमारे? इक्वल वेक्टर है। अच्छा जी, अब एक आता है कोइनिशियल वेक्टर। को, जैसा नाम से ही पता लग रहा है कोइनिशियल, जिसके को मीन्स होता है दो, इनिशियल मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, बस और कुछ नहीं बोला गया है। डायरेक्शन कहीं भी जा रहा है हमें मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक वेक्टर जा रहा है ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर जा रहा है ये बी वेक्टर, एक जा रहा है मान लो ये सी वेक्टर। ये तीनों ही वेक्टर आपस में क्या? को इनिशियल। वैसे को का मतलब दो ही होता है, बट मैं दो से ज़्यादा दिखा दिया, आप इन्हीं दो को समझ लो। ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ओरिजिन सेम हो, एक जगह से निकले हो, बस वो जा कहीं भी रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम छोटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 4 बेसिक हैं, आपको नॉलेज के लिए बुक में है तो बताना पड़ा, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं सारे बच्चे साथ साथ थाम लो, और ये फिजिक्स में दवा के यूज़ मिलेगा। और मैं आज आपको इसके बारे में इतना डीप में बताऊँगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपने रटा होगा ये यूनिट वेक्टर। जैसे किन्हीं भी आप होशियार बच्चों से पूछो जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, सर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। और किसी से पूछो, सर ये डायरेक्शन बताता है। हाँ, तो आज इसका हम करेंगे ऑपरेशन, इसके बहुत डीप में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो 3D में तो है ही है, पूरे वेक्टर में इसका दवा के यूज़ होगा। ये इकलौता ऐसा वेक्टर है जो खुद में कोई वेक्टर ही नहीं होता है, ये अपने आप में कोई वेक्टर नहीं होता है, पहले तो ये जान लो। ये इकलौता ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर पर डिपेंड होता है, जो किसी वेक्टर पे क्या होता है? डिपेंड। ये खुद आप कोई भी यूनिट वेक्टर बना ही नहीं सकते, आप बना ही नहीं सकते, आप इम्पॉसिबल। ये एक वेक्टर दे दिया जाएगा, उसका पूछेंगे कि यूनिट वेक्टर बनाओ। एक वेक्टर दे दिया आपको, कहेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। तो पहले तो ये जान लो, ये खुद में कोई वेक्टर नहीं होता, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दूसरों का ही यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले तो ये जान लो, जैसे मैंने इसीलिए आप लोग पहले पूछा, तो ये इसका आंसर है ये सर। ये क्योंकि अगर ये वेक्टर होता तो इसको ऐसे इंडिकेट करते, लेकिन इसको तो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये है ही नहीं वेक्टर, ये तो डिपेंडेंट वेक्टर एक तरह से हम इससे कह सकते हैं। पहले तो ये जान लो। चलिए सर होता क्या फिर ये? एक्चुअली में एक हमने आपको वेक्टर दिया, ये रहा भैया वेक्टर ए वेक्टर, समझना जरा ध्यान से। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा हमको नहीं पता, आपको नॉलेज के लिए चलो बता दें कि चलो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे इंडिकेट, मान लो वो 10 यूनिट है। क्या है जी? मतलब इसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या किलोमीटर, हमको नहीं पता, यूनिट है। अब आपसे बोला गया कि यार इसका यूनिट वेक्टर बताओ, क्या होता है इसका?
ठीक है सर, तो ये चीज़ क्लियर ना कि अपना कोई यूनिट वेक्टर खुद में नहीं होता। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेक्टर बनाओ, नहीं बना सकते, तो बना ही नहीं सकते। कोई वेक्टर होगा उसका फाइंड करते। चलो अब आ जाओ, यूनिट वेक्टर कहता क्या है, इसको मैं जरा थोड़े से छोटी क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जैसे हम लोग इंग्लिश में या साइंस में क्वेश्चंस याद करते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन 10 लाइन का क्वेश्चन है या 5 लाइन का, ऐसा है। अब 8th क्लास में इतना आ गया, तो टीचर लोग कहते हैं बेटा आप ऐसा करो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक लाइन को मान लो कि इसका आंसर मान लो इतना है, बस इतना याद कर लो, फिर इतना याद कर लो, फिर इतना याद करो, और उन सबको कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। ऐसे ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जितना बड़ा वेक्टर है उन सबको एक एक यूनिट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसकी 10 यूनिट है, इसको मैं 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है एक यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट, एक सबके मैग्नीट्यूड क्या है। इनमें से कोई सा भी वेक्टर उठा लो, सपोज मैं इस छोटे वाले वेक्टर को उठाता हूँ, ये रहा वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये जो छोटा वेक्टर है ना, ये इस वाले का क्या होगा, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कोई है, तो दो चीजें हमको पता होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और एक, तो इसमें भी भैया जब वेक्टर है दो चीजें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, जो ए का डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन क्या है, जो गिवन वेक्टर था उसका डायरेक्शन है। तो दो बातें पता लग गई। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, यस और नो, और एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या वो बता रहा है, एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर है, थोड़ी बहुत बात समझ आई। अब इसका बहुत से बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं, ये रहा फॉर्मूला। सर हम नहीं याद करेंगे यार, हम क्यों याद करें, याद वो लोग करते हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। हम याद नहीं करेंगे, मारो गोली, मैंने लिख दिया, क्योंकि कमज़ोर बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट चाहते हैं सर हमें फॉर्मूला होता। अब आपसे मैं कहूँ, क्या मैं ए वेक्टर, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ एक लाइन के अंदर, क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ। एक बात समझना, एक लाइन थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम मैंने सपोज एक्स दे दिया, तो ये सब क्या होंगे, एक्स। तो क्या इस पूरे लेंथ को मैं ये लिख सकता हूँ 10 × x, बताओ ना, ऐसे आ जाओ। ए वेक्टर था, इसको 10 पार्ट में मैंने क्या किया, पक्की बात है, मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 में मल्टीप्लाई कर दो इस वाले वेक्टर का, यस और नो, ऐसा कर सकता हूं। 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है, और यूनिट वेक्टर को किससे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से। तो क्या मैं किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, मानता हूँ कि डीप में जा रहा हूँ, कमज़ोर बच्चे इतना याद कर लो भैया, मत समझो आप, 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा डीप में तुम्हें, क्योंकि बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो सिंपल है, अपर लेवल पे जाओगे फंस जाओगे अगर ये चीज़ नहीं पता होगी। एक वेक्टर है, ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया उसका डायरेक्शन। ये हो गया एक, समझो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 10, तो 10 × 1 10 आ गया, 10 ही है इसका। तो अब यहाँ से निकाल लो यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन दिस, तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्या बात आई समझ में, क्लियर है। अब आपसे अगर मैं पूछूं, सबने पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या है भैया, एक बच्चा कहेगा यूनिट वेक्टर। अब आई कैप क्या है, एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट। आई कैप क्या है, अब एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी है ना। जैसे आप मान लो एक्स एक्सिस पे आप गए 2 यूनिट, कितना गए, तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा 2 आई कैप, 2 मैग्नीट्यूड, और आई कैप बता रहा है एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, और जे कैप क्या है, वाई का, के क्या है, जेड का। इससे मैं 10.2 में बहुत डीप में बताऊंगा, प्रूफ तब बताऊंगा, अभी केवल बेसिक क्या है, क्योंकि 10.2 में है ये सब चीज़ें। तो क्या चमका भैया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक तो डायरेक्शन बताता है किसका, जो गिवन वेक्टर है, खुद में ये कुछ नहीं होता है। क्लियर है जी, पक्की बात है सर। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है सर। ये इसका साइन अलग क्यों है, अब ये सोचो इसका साइन अलग क्यों है, मैं आपको इसके बारे में और चीज़ बताऊं। इसका साइन भैया इसलिए अलग है, अगर हम इस पे यूनिट वेक्टर को ऐसे इंडिकेट करते तो इसका मतलब ये एक वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं होता, इसलिए इसका साइन लोगों ने अलग से कर कैप करके इसको बोल देते, क्योंकि ये किसी के ऊपर है, ये किसी के ऊपर है, कैप हम लोग ऊपर ही तो पहनते हैं ना, तो ये जो वेक्टर किसी ऊपर है, अपने आप में कुछ नहीं है। तो बस ये छोटी सी बात थी जो आपको बता रहे थे। क्लियर है भैया,
चलिए जी, आई होप समझ गए होगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना समझ गए होगे आप लोग। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये एक वेक्टर है, मान लो गिवन वेक्टर ए है, कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बनाओ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यूनिट वेक्टर का यूज़ कैसे होगा, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन, कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और इसी के डायरेक्शन में हो, और इसी के, और मैग्नीट्यूड क्या हो। अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे, इसका निकालो यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर, दिस इज योर आंसर, खत्म। क्योंकि उन्होंने बोला क्या, मैग्नीट्यूड 10 हो और डायरेक्शन यही हो, तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, और 10 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मैग्नीट्यूड 10 चाहिए, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या चमका, क्या बात है, समझ आ रही, ऐसे यूज़ होगा इसका, तभी मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ समझ आई तो फील आएगा वहाँ पे, हाँ सही कह रहे हो सर आप। ये जैसे मान लो एक बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये है, मैंने बोला कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन ए के यूनिट डिस्टेंस कवर कर ली इसने, बस खत्म। चलो जी, अब एक आता है एनसीईआरटी में, एक आता है इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कोलिनियर वेक्टर कोई बच्चा डायरेक्ट समझ ही नहीं सकता, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फ्री वेक्टर क्या होता है। क्या होता है, क्योंकि जो कोलिनियर वेक्टर है ना, बिना फ्री वेक्टर के समझ ही नहीं पाओगे और कंफ्यूज होते रहोगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले तो फ्री वेक्टर। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताना कि सर हमने से एनसीईआरटी में पढ़ा है। क्या है ना, एनसीईआरटी बुक स्टैंडर्ड बुक है, रिमार्क करके 3 लाइन में समझा दिया उन्होंने फ्री वेक्टर, 3 लाइन में, ये थोड़ी उनकी गलती है। और जबकि फ्री वेक्टर का इतना बड़ा यूज़ है, जितने प्रूफ हुए हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी 10.2 में जितने प्रूफ हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक 3 लाइन में बोल दिया कि भैया कोलिनियर वेक्टर को समझने से पहले आपको फ्री वेक्टर आना चाहिए, पर इतना बोल दिया उन्होंने बताया नहीं एक्चुअली में ज़्यादा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री वेक्टर क्या होता है। जैसे इसका नाम से फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, नाम इसका क्या फ्री है। सपोज मैंने कोई वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर, ठीक है। अब उन्होंने हमको एक फैसिलिटी दी है, क्या दी है फैसिलिटी, क्या ना, ए वेक्टर को मूव कर लो पूरे ग्राउंड में या जो भी स्पेस है कहीं पर भी, लेकिन एक कंडीशन है, उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, बस जो उसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रखो और मैग्नीट्यूड ना कम करो ना ज़्यादा करो और पूरे में उससे घुमा लो। मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर है, मैं इसको मूव करके इसी वाले वेक्टर को यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं इसको मूव करके मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको यहाँ भी बना सकता हूँ। डायरेक्शन ना चेंज हो और ना इसका चेंज हो मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसी सुविधा हमको उपलब्ध कराई गई है। जब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे तो उनको लगा भैया मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचो ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। एक बात सुनो, एक वेक्टर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, मैं इसी सीध में लेके आया, ये अभी भी जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर उस डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना इसका यूज़ क्या होता है। एक वेक्टर यहाँ पर ये रहा, ठीक है, और एक वेक्टर ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी इनके बीच में डिस्टेंस है, मैं अब यूज़ करूँगा फ्री वेक्टर। मैंने इस वेक्टर को उठाया और धीरे धीरे यहाँ पे लेके आ गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, खत्म। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को थोड़ा आगे सरका दिया, मतलब क्या कि यहाँ पे लेके आ गया, तो देखो 2 वेक्टर के बीच में एंगल बना दिया बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एंगल क्यों बनाया आपने, क्योंकि 10.2 में पढ़ेंगे ये ट्रायंगल लॉ, तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर दैट वी कैन मूव एनी वेक्टर फ्रॉम एनी साइड, तो ये याद रखो, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर हम मूव करा देंगे उसे कहीं भी और अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी उसे मूव करा सकते हैं। तो फ्री वेक्टर समझ गए आप लोग। अच्छा जी, अब आ जाओ, अब तुम्हें फील आएगा कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। अब एकदम फील आएगा कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर। देखो को मीन्स होता है 2, लीनियर मीन्स होता है एक सीध में। कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा कि जो एक सीध में। अब अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू इसका जो मीनिंग है, अब मैं आपसे ये पूछूं क्या ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? सोच के बताओ। आप कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि सर इसका नाम क्या है, कोलिनियर, मतलब एक सीध में, लेकिन ये कोलिनियर हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया, समझना ध्यान से, चलो ये छोटा, इस वेक्टर को उठाया, यहाँ लगा दिया लाके, ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो क्या ये सीध में हो गए? क्लियर है? तो अब जान लो, कोई भी 2 वेक्टर, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से,
कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, क्या हैं, तो वो कोलिनियर हैं। वो क्या है, जबकि कोलिनियर का मीनिंग होता है एक सीध में। लेकिन मैं आपको एक छोटी हिंट देता हूं, टू वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल, दे आर, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो बस ये कंडीशन है कि आपको गिवन होना चाहिए वो क्या है, पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर भैया ये रहा ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये रहा अपोजिट डायरेक्शन ले लो, कैसा ले लो, बी वेक्टर। ये आपस में, मैंने पहले से ही बोला कि ये क्या है, आपस में पैरेलल। अब आपका, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बताओ यार क्या ये कोलिनियर है। अब आप बोलोगे सर एक सीध में तो नहीं है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर, इसीलिए मैंने फ्री वेक्टर पहले पढ़ाया। अब बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर मैं क्या करता हूँ, इस बी वेक्टर को क्या मूव करा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। देखो जरा, सॉरी, बी वेक्टर हो गया ये, इसे हटा दिया मैंने यहाँ से। क्या मैं इसको मूव करा के यहाँ लेके आ सकता हूँ, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर हो गया एक सीध में। लेकिन कंडीशन क्या कि वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। क्यों, क्योंकि एक बात सुनो, ए वेक्टर तो ये रहा भैया, और बी वेक्टर मान लो ये है, अगर इसे मूव करा के लेके आओ तो एक सीध में नहीं आ सकते ना ये। तो कंडीशन केवल लेके, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब प्रूफ आता है, इसके प्रूफ आता है कि दो वेक्टर दिए गए हैं, कह रहे प्रूफ करो कि ये क्या है, कोलिनियर। तो तीन तरीके हैं, मैं तीनों से बताऊंगा जब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तीन तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर मान लो, और कह रहे हैं कि चेक करो या प्रूफ करो, तो प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर सब बताएंगे, चिंता मत करना कि क्या लैम्डा लिख दे, आप 1 मिनट के अंदर खुद समझ जाओगे। अच्छा, एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर है भैया, मान लो ये वेक्टर है, इसके पास अपनी दो चीज़ें होती हैं। पहले तो इसके खुद के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और खुद के इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, खुद के अपने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दूसरा वेक्टर बी है, उसके पास भी भैया दो आइटम होंगे अपने, डायरेक्शन रेशियो होंगे उसके, और उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो कह रहे हैं कि जो भी दो वेक्टर ए और बी, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं तो भी वो आपस में क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं तो भी वो आपस में क्या हैं जी, तीन तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर को हम कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा 10% समझ आएगा, क्योंकि अभी इंट्रो पार्ट है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब फील आएगा एकदम कि सर ने क्या बताया था। इसको समझ लो, ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। बीच में साइन क्या है, बराबर का। इक्वल वेक्टर होते क्या एक्चुअली में, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब समझना ध्यान को, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, इसका मैंने कहा मान लो 1 है। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। अब समझना ध्यान से, मैं इनको बराबर कैसे बना रहा हूँ। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो बराबर करने को पहले तो डायरेक्शन सेम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या लगाया, प्लस माइनस। समझ गए ना बात को। ठीक है सर, ये लैम्डा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 1 है, तो इसमें एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। अब वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो मैंने वो उसकी जगह क्या लिख दिया, लैम्डा। हमको बराबर करना है, तो किसी भी दो वेक्टर को बराबर करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड बराबर करो और उसका डायरेक्शन बराबर करो। तो ये तो इंडिकेट हो रहा है डायरेक्शन के लिए, और लैम्डा किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक तरीका अपना लो और आप उन वेक्टर को, क्योंकि इस पे 4-4 नंबर के क्वेश्चन रखे आएंगे 4-4 नंबर के। इन तीनों में से कोई सा भी आप बता दो, कोई सा भी। क्लियर है जी। तो आपका 10.1 का मैंने पूरा इंट्रो बता दिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सिंपल तरीके से समझाने के लिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये इंट्रो है इसका। थोड़ा और बताएंगे अभी वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी 1 मिनट के अंदर, इसको लिख लो बस। चलो एग्जाम्पल है ये अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं। कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट करो एक वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या 40 किलोमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। अब पक्की बात है वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो कह रहे हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बड़ा मजा आने वाला है इसमें, देखो जरा, इधर हमारा ईस्ट, इधर हमारा वेस्ट, नॉर्थ। एक ऐसा वेक्टर है जो कि जिसकी लेंथ 40 किलोमीटर, लेकिन कहाँ है, वेस्ट ऑफ साउथ।
अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे समझे, बट मैं देसी तरीके से समझा रहा हूँ। जब कभी भी इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो पीछे से पढ़ते हैं भैया। ये भैया एक देसी तरीका है। कह रहे हैं कि साउथ का वेस्ट, मतलब साउथ से जा रहे हैं वेस्ट पे। इसका मीनिंग पहले तो अगर आप पीछे से मतलब नॉर्मल समझो तो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट, साउथ का उल्टे, तो साउथ से हम जा रहे हैं तो साउथ से हम गए कितना 30 डिग्री। मान लो ये हमारा वेक्टर है तो ये एंगल होगा हमारा क्या 30 डिग्री, क्यों साउथ से हम जा रहे हैं ना, और 30 डिग्री पे जाके रुक गए हम, तो ये एंगल बनेगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या 40, तो 1 2 3 4, क्यों किया, ये सब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बस इसलिए। और इसका मैग्नीट्यूड दिखा दो 40 किलोमीटर, ख़त्म। ये तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। चलो अब उसके बाद यार जो एग्जाम्पल दिया गया, क्या होगा, कोई डाउट है? इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें स्केलर वेक्टर है। देखो मैंने ज़्यादा डीप में नहीं समझाया क्योंकि 9th और 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है बेटे, और स्केलर जिसमें केवल और केवल डायरेक्शन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारी हाइट क्या है, तो उन्होंने बोला 5 फुट 10 इंच। मैंने कहा किस डायरेक्शन में, तुम कहोगे टीचर नहीं होते तब हम बताते। ये आएगा तुम्हारे दिमाग में क्योंकि ये तो बेकार क्वेश्चन। मैंने कहा टाइम क्या हुआ, तुमने कहा 7:30। मैंने कहा किस डायरेक्शन में। ये आंसर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये यूजलेस है, इनका कोई मीनिंग है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन मैंने आपसे बोला फोर्स लगाओ। अब आप बोलेंगे यार मान लो ये बॉक्स है, मैंने कहा फोर्स लगाओ, तो कई सारे डायरेक्शन है, अगर आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन से तो इस तरफ जाएगा ये, यस और नो, पक्की बात है। तो वहाँ आप पूछेंगे हमसे कि सर साउथ में फोर्स लगाना है या नॉर्थ में लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है। तो अगर मैंने आपको डायरेक्शन बताया, मैंने कहा यार ईस्ट में 10 उसका मतलब फोर्स लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे न्यूटन। तो हमारा क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी की, उसमें डायरेक्शन की बात आ रही। क्या जमगा, मैंने तुमसे बोला 10 किलोमीटर भागो, तो तुम बोलोगे ना सर किस डायरेक्शन में, यस और नो। तो अगर मैंने कहा 10 किलोमीटर आप जाओ बेटा ईस्ट में भाग जाओ, तो वो क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया हमारा। क्लियर, ऐसे कुछ याद कर लो चीज़ें, जैसे हमारा फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, और हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हमारा वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब हमारे क्या हैं वेक्टर क्वांटिटी। इतना बस इतना याद रख लो बहुत है इसके लिए, ठीक है जी। अब देखो जैसे कह रहे हैं कि 5 सेकेंड, भैया 5 सेकेंड किस डायरेक्शन में, गलत बात है। तो ये क्या हो गया हमारे स्केलर क्वांटिटी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे क्यूब आया मतलब वॉल्यूम। अगर मैंने बोला इस बुक का वॉल्यूम मान लो 10 है, तो किस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके यहाँ पे डिस्टेंस की डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 न्यूटन फोर्स आ गया। फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला, बड़ा मजा आने वाला। देखो आपसे मैं अगर बोलूँ कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के ही यूनिट होती मीटर पर सेकंड, यस और नो। अब ये है स्केलर, ये है वेक्टर। सर हम कौन सा बताएंगे, तो अगर बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास आ जाए कि 10 मीटर पर सेकंड, बताओ स्केलर है वेक्टर है, तो बाई डिफ़ॉल्ट स्केलर बोलोगे उसको, क्योंकि डायरेक्शन कोई बात नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे है 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में जाना है 30 किलोमीटर, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, तो स्केलर बाई डिफ़ॉल्ट। अच्छा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो जैसे सेंटीमीटर क्यूब की बात है मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, तो स्केलर। वैसे ये डेंसिटी का है, ठीक है, डेंसिटी का। अच्छा 20 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में आना, तो क्या हो गया वेक्टर, ठीक है सर। अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है आपसे, क्या है बताओ कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। कोलिनियर है, कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से कोइनिशियल। देखो अब समझना कोलिनियर सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सबसे एंड में करेंगे, पहले सिंपल वाले करो। कोनिशियल ऐसे वेक्टर जो एक जगह से निकले हैं, जैसे ये इनिशियल ये है और ये है और ये है, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर हमारे क्या हो गए भैया कोइनिशियल, एक ही जगह से निकले। इक्वल वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है, ये और ये देखो बराबर है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर हमारे क्या हो गए भैया इक्वल। अब आ जाओ कोलिनियर। कोलिनियर मैंने अभी बताया, ऐसे दो वेक्टर
जो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। बात खत्म। अब सुनना, एक तो ए वेक्टर सी वेक्टर हो गया, समझना। क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर नहीं है? सही बात है। क्या सी वेक्टर और डी वेक्टर नहीं है? अब आप कहोगे ये तो देखकर ही लग रहा है, खैर ये क्यों है, पैरेलल है। सर ए और डी क्यों है? भैया फ्री डायरेक्शन है, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, यस और नो, और मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। क्लियर है? तो हमारे ये तीन कॉम्बिनेशन हमारे क्या है, कोलिनियर, इक्वल ये हैं कोनिशर। क्लियर है? तो हमारे 10.1 का इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओ और बाय बाय।